सभी का सहयोग समाचार के एक और नए दिन में स्वागत करता हूं। काफ़ी समय बाद हम कैंपस में वापस अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को स्टार्ट कर रहे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस से स्टार्ट कर रहे हैं। आज है वर्ल्ड हिंदी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। भारत में ना बल्कि भारत में पूरे विश्व में हिंदी बहुत बड़े पैमाने बोली जाती है। मैं आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए, तो विश्व में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पे हिंदी आती है। और हिंदी को बरकरार रखें, मतलब लोग हिंदी के बारे में अवेयर रहें और हिंदी के सिग्निफिकेंस हो जाने कि हिंदी लिटरेचर जो कि पूरे विश्व में ना जाने कितने अलग अलग इतिहासकार हो या हिंदी साहित्य के रचनाकार हो, उन्होंने कितने बदलाव लाए समाज में और विश्व में अलग अलग विचार लाए। तो आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा हिंदी के रिमेम्बरेंस में और भारत ने भी आज ही के दिन विश्व में एक मांग रखी थी कि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिले और हिंदी को वो दर्जा मिल चुका है। लेकिन आने वाले समय में हम ऐसा आशा करेंगे कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी हिंदी एज अ लैंग्वेज, एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाए, क्योंकि कहा जाता है कि हिंदी भाषा अगर वहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई तो उसके जो सिग्निफिकेंस है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है और वैल्यू वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी उसमें मैंड्रिन, फ्रेंच, इंग्लिश और कई ऐसे भाषाएं हैं, लेकिन हमारी भाषा जो हमारी मातृभाषा हिंदी है और भारत की अलग अलग भाषाओं में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषाओं में एक है, उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पे देखना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इम्पोर्टेंस डे के बाद अपने पहले न्यूज़ को। हमारा पहला न्यूज़ है डॉग बाइट के रिगार्डिंग, और डॉग बाइट नहीं, इसको दूसरे एंगल से देखें तो हमारा न्यूज़ है एनिमल लव वर्सेस एनिमल क्रूएलिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि मतलब जितने भी जानवर के जो प्यार करते हैं जानवर से, उन्होंने हमेशा मतलब लाड प्यार और एक होता है कि बस लगाव, जब भी जानवरों के कारण किसी मनुष्य की मृत्यु की खबर आती है तो फिर खुद को उससे वो अलग कर लेते हैं। मतलब एनिमल लव तो उनके अंदर है, लेकिन जब एनिमल क्रूएलिटी आती है तो उससे खुद को अलग कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल लें हम डॉग बाइट की। अभी हाल ही में द्वारका सेक्टर 19 में एक आदमी को कुत्ते की एक भीड़ ने, मतलब जब तक वो आदमी मर नहीं गया तब तक उसके द्वारा उसको बाइट किया गया और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। बहुत ख़राब स्थिति, मतलब जब हॉस्पिटल के ऑन स्पॉट डेथ हो गई उनकी। तो ये बात जब उनसे हम देखेंगे तो वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। और जब बात आई थी सुप्रीम कोर्ट के बयान की, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जितने भी कुत्ते मतलब डॉग हैं वो अलग अलग गवर्नमेंट प्लेसेस में या पब्लिक प्लेसेस में हैं, उसको तुरंत वहाँ से हटा के एक रिहैबिलिटेशन कैंप में या जहाँ भी कुत्ते का स्पेशल बनाया जाए प्लेस, वहाँ रख दिया जाए। तो वहाँ फिर एनिमल लवर्स ने, एनिमल एक्टिविस्ट ने बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया। लेकिन क्या उस आदमी की मौत के लिए वो अपने पे लेंगे कि हाँ वी आर रिस्पॉन्सिबल? और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, जो कुत्ते के काटे जाने के बाद जिस आदमी की मृत्यु हो गई है, क्या उसके मौत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो एक्टिविस्ट थे, जो डॉग लवर्स थे, क्या ये उठाएंगे? क्योंकि उस समय जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो बहुत जेन्युइन भी था कि जितने भी कुत्ते थे उनको एक जो है रिहैबिलिटेशन कैंप बनाया जाए और वहाँ उनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड दिया जाए और उन्हें एक जगह एकत्रित किया जाए, ताकि वहाँ जो स्ट्रीट में इतने डॉग घूमते रहते हैं वो दोबारा किसी को इस तरीके से बाइट ना करें या किसी को परेशान न करें। वहाँ से गुजरते हुए लोगों को भौंकना या फिर उन्हें काट लेना, ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती थी। और जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो फुटपाथ पर रहने वाला एक व्यक्ति था। कुछ दिन पहले अपने घर से वो निकल चुका था कोई अपनी घर की डिस्प्यूट के कारण, और वो फुटपाथ पे ही अपना जीवन यापन करता था। तो मतलब सीधी बात है कि फुटपाथ पे रहने वाले लोग अपने आप को सीधा इससे, उनको दिमाग में तो यही डर जाएगा कि अब हम कैसे रह पाएंगे। शेर से एक समय में आदमी को खतरा रहता था जंगल में रहने पे, अब लोगों को कुत्ते से खतरा रह रहा है। लोग सोचते थे कि कुत्ता जो सबसे करीब जानवर है आदमी के, और वही अब खतरा बनते जा रहा है। तो ये बात सही है, डॉग बाइट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कुत्ता खतरा हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉग एक हॉट ब्लडेड एनिमल है। उसको टेम्परेचर जब भी राइज होती है या इंडिया की जो क्लाइमेट है उस हिसाब से वो अनुकूल नहीं है, और जितनी ब्रीड अब हम अपने यहाँ ला रहे हैं अपने देश में, वो ब्रीड यहाँ के अनुकूल नहीं है। उसके कारण डॉग बाइट और बढ़ रही है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि एज अ एनिमल एक्टिविस्ट
मैं खुद एक एनिमल एक्टिविस्ट हूँ और जानवरों के मतलब जो एक लव होता है एनिमल लव, उसके सपोर्टर हूँ। लेकिन जब बात आती है कि एनिमल के कारण किसी जान माल का नुकसान या अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ भी की भी नुकसान होती है, तब भी हम खड़े होके वहाँ पर सही चीज़ का साथ दें, ताकि हम मतलब पब्लिक को बचा पाएँ इन सब चीज़ों से। एक बहुत बड़ा इशू है, और रेबीज़ आपको पता होगा ऑलरेडी कि एक बहुत ख़राब बीमारी है जिस पे अगर जो हम ध्यान ना दिया जाए तो मतलब आदमी उस परिस्थिति में, मौत तो सभी को आनी है, लेकिन इतनी ख़राब मौत मिलती है कि आदमी देख नहीं पाता अपने परिजनों को उस समय। तो हम चाहेंगे यही कि आने वाले समय सरकार भी इस पे संज्ञान ले, और एज़ अ पब्लिक, एज़ अ एनिमल एक्टिविस्ट, एज़ अ एनिमल लवर हम लोग भी इस पे काम करें और अपने आसपास के जितने जानवर हैं उस पे ध्यान दें और उनको ट्रेनिंग दें या और अलग अलग किया। वहाँ का जो नगर निगम है उन्हें सूचित करें कि यहाँ के जो डॉग की सिचुएशंस है उनके बारे में और उनके न्यूट्रिशन के बारे में, ये क्योंकि हमारे जो नज़दीकी नगर निगम होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ के जो जानवर हैं, ऐसे जानवर जैसे कि कुत्ते हो गए या फिर कोई बाहर से जानवर घुस आया है वहाँ पे, तो उसके लिए जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो नगर निगम में आप शिकायत कर सकते हैं। तो एज अ अवेयर सिटीजन हमें ये करना चाहिए, अपने सेफ्टी के लिए भी और उनकी सेफ्टी के लिए भी। तो इसके साथ हम दूसरे न्यूज़ पर चले, तो दूसरा न्यूज़ हमारा हाल ही में हमने दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में सुना। तो अमित शाह के द्वारा, जो हमारे वर्तमान में होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वेबसाइट का लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब इतना बड़ा नाम है, लेकिन इसका बेसिक सबसे बड़ा जो काम ये है कि 1999 से अभी भी जितने भी भारत में अलग अलग जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसका पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। ये नहीं, ये पब्लिक को नहीं शेयर की जाएगी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और बहुत ज़्यादा अगर इसको पैटर्न हो तो पब्लिक में एक अनरेस्ट आएगा, और पब्लिक के द्वारा कोई और जो अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो इंसर्जन ग्रुप्स हैं अलग अलग, उनके पास ये डाटा ना चला जाए। इसलिए स्टेट पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस और अलग अलग डिफेंस की फोर्सेस जो हैं उनको दिया जाएगा एक्सेस। ये बेसिकली एक तरह का गूगल होगा जहाँ पे हम एक्सेस जान पाएंगे कि मतलब जो पैटर्न है, जैसे दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें किस तरीके की बॉम्ब का यूज़ किया गया, क्या पैटर्न था, कहाँ से लोग आए, कितनी इंटेंसिटी थी। क्योंकि उससे क्या होगा कि आने वाले समय में जितने भी इस तरीके की कार्य होने वाले हैं, मतलब ऐसे तो हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है वो हमेशा रहती है कि इस सब चीज़ों से हमारे देश को बचाया जाए, और उसकी इंटेंसिटी जितना से जितना कम हो सके, इसके लिए ये बहुत बड़ा एक नया मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट हमारे सरकार के द्वारा जोड़ा जा रहा है। क्योंकि उसमें पूरे चैन के बारे में बताया जाता है, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं वहाँ पे रहने के लिए उनकी अपनी पूरी एक चैन होती है, और एक्सप्लोसिव मटेरियल जो कैरी करते हैं वो अलग अलग जगहों से थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते हैं। बाद में हमारे यहाँ जानकारी तो निकाल ली जाती है, क्योंकि ब्लास्ट हो गया उसके बाद क्या होता है उसके कंसिक्वेंसेस भी हमें झेलने पड़ते हैं। उसके बाद एसआईटी का गठन होता है, फिर उससे करते हैं क्या है कि सब चीज़ों के बारे में पता करते हैं पूरी चैन क्या थी, लेकिन उस चैन को रिवील नहीं करते तो हमें फोर्सेस को पता नहीं होता, जो उससे बाद फर्दर फिर कोई ऐसी घटना होती है। तो इससे बचने के लिए इसे बेसिकली लाया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका ये भी है क्योंकि मतलब जब भी बॉम्ब ब्लास्ट होती है तो बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद वहाँ पे अपनी डिफेंस फोर्सेस, हमारी डिफेंस फोर्सेस डिप्लॉय होती है और उनके संदर्भ में चीज़ें चलने लगती है। लेकिन जब हम बात करेंगे पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, हमारे संविधान में स्टेट में उसको डाला गया है, और पुलिस के पास इन सब चीज़ों का एक्सेस नहीं मिल पाता, क्योंकि एक हमारे देश में चीज़ों को बांटा गया है कि आर्मी, डिफेंस जो है बॉम्ब ब्लास्ट और अलग अलग जो बड़े लेवल पे देश के लिए डिस्ट्रक्शन या अलग अलग चीज़ में होती है हमारे देश में खतरा, उससे वो आर्मी डील करेगी। लेकिन ये वेबसाइट के आने के बाद क्या होगा कि जो एक मिसमैनेजमेंट आपस में जो अलग अलग हमारे सरकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट है उनके बीच जो मतभेद होता है कि एक पेपर वर्क जो चलता है उसमें बहुत बड़ा एक इजी वे आएगा, पेपर वर्क से हम बच पाएंगे, और पेपर वर्क से बचने के बजाय हम चीज़ें जल्दी कर पाएंगे, और जल्दी कर पाएंगे तो क्या होगा कि जो पहले लेट से डाटा आती थी और लेट से जो इन्फॉर्मेशन पता चलता था कि ये कारण रहा इस बॉम्ब ब्लास्ट का या इस कारण से हम बचा पाते, वो हमें जानकारी पहले मिल पाएगी। तो एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है हमारे सरकार के द्वारा, और हमारे राज्य की पुलिसों के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि क्योंकि हम देख पा रहे हैं दिल्ली पुलिस एक पुलिस है, आर्म्ड फोर्सेस नहीं है हमारे डिफेंस फोर्सेस आर्मी की तरह, तो उनके पास एक मतलब रेस्ट्रिक्शंस रहती है, और उस रेस्ट्रिक्शन से ये उनको आगे बढ़ाने का काम करेगा ये वेबसाइट, ये सॉफ्टवेयर।
तो आने वाले समय में इंटेलिजेंस, जो डिफेंस इंटेलिजेंस हमारा आत्मनिर्भर की ओर, वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट इसमें जोड़ती है। हम अपने तीसरे न्यूज़ की ओर चले, जो कि अमृत राज डिस्कस करेंगे। वो है न्यूज़ राइट टू डिस्कनेक्ट, और उससे एक और आर्टिकल जोड़ के, जिसमें एक डिसेबल आदमी जो फिज़िकली 60% डिसेबल था। मैं आपको बता दूं, मैं 60% इसलिए शब्द यूज़ कर रहा हूं क्योंकि हमारे देश में जो हमारे अलग अलग संस्थान है जिसके द्वारा एग्ज़ाम ली जाती है, उसमें एक वैल्यू होता है कि आप हर एक आदमी 6% से 10% के आसपास, एग्जैक्ट डाटा थोड़ी और होगी, आप चेक कर लें, वो डिसेबल होता है। हर एक आदमी को, एवरी पर्सन किसी न किसी प्रकार से थोड़ा बहुत डिसेबल होता ही है। तो एक परसेंटेज के बाद जब कोई आदमी ज़्यादा डिसेबल होता है तो उसे रिजर्वेशन मिलता है डिसेबल का। तो जो ये आदमी, अभी हाल ही में एक सुसाइड की खबर आई कि उन पे इतना ज़्यादा एक्सेसिव लोड दिया गया कि वर्कलोड के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनके द्वारा एक स्टेटमेंट कहा गया, मतलब उनकी लास्ट या उनके नोट में पता चला, मैं वो आपको यहाँ बोलना चाहूँगा कि मैं डिसेबल होने के बावजूद कॉमन आदमी से ज़्यादा, जो सामान्य व्यक्ति है, उससे ज़्यादा वर्कलोड मुझे मिला और मैं उसे नहीं सह पाया मेंटली और फिज़िकली, इसलिए मैं सुसाइड। तो उनके नोट में ये बात की गई और उसको हम डिस्कनेक्ट से जोड़ के देखेंगे। तो राइट टू डिस्कनेक्ट बेसिकली हमें यही बताता है कि जैसे हमारा ऑफिस होता है 8 बजे से शुरू होता है या 10 बजे से, जिसका जैसा टाइमिंग होता है, तो उस समय क्या करते हैं हम लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं, फिर कार्य करते हैं और छुट्टी मिलने के बाद हम घर जाते हैं। तो उसमें हमें एक्सेसिव बर्डन के तौर पे ऑफिस से काम दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है हमारी प्राइवेट लाइफ पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। पिछले दिनों शशि थरूर जी ने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था, जो इस समय राज्यसभा के सांसद भी हैं। तो उन्होंने कहा था कि बेसिकली जो है कि जो राइट टू डिस्कनेक्ट है ये हमारे यहाँ लागू होना चाहिए, और ये शायद प्राइवेट मेंबर बिल भी वो पार्लियामेंट में ला चुके हैं इसके लिए। और इसका एक ही मुद्दा है बेसिकली कि जो हमारे यहाँ जो ये हमारे जो वर्कर्स होते हैं, जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं या सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, जैसे ही उन्हें छुट्टी मिल जाए, छुट्टी मिलने के बाद क्या, जब वो घर पे आए तो वो अपना फ़ोन या ईमेल उन्हें कुछ ऐसा करने के लिए परेशान न किया जाए कि जो एक्स्ट्रा बर्डन कार्य होता है कंपनियों द्वारा दिया जाता है, या टारगेट वर्क होता है कि आप इसे इतने दिन में पूरा करिए, आप कितना भी काम करिए या 24 घंटे कार्य करिए, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा करिए। तो ऐसा न किया जाए, क्योंकि अगर उनके प्राइवेट लाइफ पे अगर इसका फ़र्क पड़ता है तो फिर क्या होता है, प्रोडक्टिविटी काम में घट जाती है और हमारे वर्किंग आवर्स तो बढ़ जाते हैं। किसी का अगर 8 घंटे वर्किंग आवर है और आप उसे 14 से 15 घंटे काम करवा रहे हैं, तो क्या होगा कि उसकी जो अगले डे का रूटीन होगा उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो आप जितना इफ़र्ट डाल रहे हैं काम को ज़्यादा करने के लिए, जब उसमें प्रोडक्टिविटी ही नहीं रहेगी तो फिर क्या ही मतलब है करने का। इसीलिए हमें इसमें एक राइट टू डिस्कनेक्ट लाया जा रहा है, या फिर हमारे द्वारा मतलब बेसिकली किया गया है। राइट टू डिस्कनेक्ट वेस्टर्न में पहले यूरोप में था, जैसा कि अमृत राज सर ने बताया कि राइट टू डिस्कनेक्ट एक ऐसा मतलब नया टर्म नहीं है, ये पहले से था लेकिन हमारे देश के लिए नया है। और मैं आपको बता दूं कि ये ना कि प्राइवेट सेक्टर बल्कि पब्लिक सेक्टर में ये सेम प्रॉब्लम है। जैसे हम बात करें, हमने और आपने भी अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स या अपने पापा मम्मी को देखते होंगे, जो भी जॉब डूइंग पर्सन है, उनको देखते होंगे कि घर आने के बाद भी अपने बॉस से या अपनी कलीग से काम के रिगार्डिंग बातचीत होते रहती है कि यस सर, हाँ चीज़ें हो जाएंगी। तो ये बेसिकली उनके अपने फंडामेंटल राइट तक हनन है, क्योंकि उनकी एक प्राइवेसी है, एक पर्सनल लाइफ है, और उस पर्सनल लाइफ में जब वो प्रोफेशनल लाइफ घुस जाती है तो एक लिमिट होती है, जो एक लाइन खींची जाती थी हमारे संविधान के द्वारा खींची गई है कि आदमी का एक अपना पर्सनल जीवन है चार दीवारी के पीछे, वहाँ वो एंजॉय करेगा अपने फैमिली के साथ, अपना प्रोडक्टिव लाइफ जिएगा। उसमें बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एक रिस्ट्रिक्शन आता है हमारे लिए, और इस रेस्ट्रिक्शन के कारण एक मेंटली हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम निकल के आता है, मेंटल बर्डन या स्ट्रेस का शिकार होते हैं, फिर हम मेडिकल का ट्रीटमेंट लेते हैं। क्योंकि जब बात करें, हम अपने घर जाते हैं फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करने, एज ए जॉब डूइंग पर्सन आप अपने घर जाते हैं अपने गार्जियंस, अपने पेरेंट्स की बातें सुनने, तो वहाँ जब आप जॉब की बातें करेंगे तो दोनों कन्फ्लिक्ट आएगी, और उससे क्या होगा कि मेंटली आप परेशान होंगे और दोनों चीज़ें सही से नहीं चल पाएंगी। तो काफ़ी सारे ऐसे, जैसे कि राइट टू डिस्कनेक्ट से हमने वो आर्टिकल को जोड़ के देखा कि एक जो बेचारा डिसेबल पर्सन था, वो एक्सेसिव वर्कलोड, सेम सिनेरियो हो रहा है। आप डीएम को ले लें, एक डीएम ऑफिसर, अगर जो मैं बात नहीं करूँ कि जितने सारे केस स्टडी है, कहा जाता है कि आप जब डीएम एज अ प्रोफेशन लेते हैं या आईएएस ऑफिसर या अलग अलग जितने भी यूपीएससी एग्ज़ाम देके जाते हैं, तो वहाँ आप अपनी पूरी जीवन को, मतलब जब तक आप जॉब में हैं तब तक आपका पूरा समय 24 घंटा सरकार के नाम पे है। आपको कभी भी बुला लिया जा सकता है किसी भी इमरजेंसी के नाम पे, क्योंकि आप जिला के अधिकारी हैं और जिला को चलाने वाले आप ही हैं। तो वहाँ पे एक सवाल उठ के आता है कि क्या आईएएस ऑफिसर ही, मतलब उनका अपना पर्सनैलिटी कहाँ गया। मान के चलिए कि रमेश डीएम बन जाता है,
तो रमेश की जो जीवन डीएम बनने से पहले था वो ख़त्म हो जाएगा डीएम बनने के बाद, वो सिर्फ एक डीएम रहता है। तो यही यहाँ ये सब्जेक्ट का डिबेट है कि किस तरीके से सरकार एक जो हमें लेबर लॉ नया आया है उसमें इसको शामिल करेगी या नहीं। और अलग अलग भी जितने हमारे एंटरप्रेन्योर हैं पॉडकास्ट पे उन्होंने इस चीज़ को उठाया है। और हमारा और आपका एज ए यूथ, क्योंकि जनरेशन जी इसलिए फेमस है कि इस तरह की चीज़ों को उठा रही है। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जीवन का और इसी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इशू होना चाहिए। हम अपने सेकंड लास्ट आर्टिकल की ओर बढ़ें, जो कि मोस्टली हम लोग उससे अवेयर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा वर्ड बन चुका पूरे विश्व में जो कि मेरे हिसाब से लगभग 90 से 80% लोगों ने सुना ही होगा। और जिसने नहीं सुना वो या तो भगवान है या तो वो दुनिया से दूर रहते हैं हिमालय पे, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा आदमी है जो किसी न किसी देश को इनडायरेक्टली धमका दिया है या इनडायरेक्टली उससे डायरेक्टली किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। जैसे हम बात करें वेनेजुएला की बात तो करे ना करे आप सभी लोग जानते हैं। उसमें एक नया अपडेट आया, वो मैं आपको बता दूं। उससे एक नया अपडेट यह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति जिनको किडनैप किया गया, किडनैप करने के बाद से जितने भी समय में जब उनको कैमरा पे उनकी फ़ोटो देखी गई तो उनके कपड़े में बदलाव देखा गया। ये एक बहुत छोटी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक अलग एंगल से कि एक व्यक्ति जिसको किडनैप किया गया उसका कपड़ा क्यों बार बार बदला जा रहा है। ये अपने आप में एक सवाल उठता है। कपड़ा आदमी तभी बदलता है जिसके पास फुर्सत हो आराम से, भाई कि हाँ भाई मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। एक जो हमारी प्रोफेशनल जैसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं हमारे बॉलीवुड के, वो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद एक कपड़े बदल के मिलते रहते हैं पेपराजी से या फोटोग्राफर से। सेम सिनेरियो वहाँ के प्रेसिडेंट से हो रहा है कि जो व्यक्ति को आप किडनैप किए हैं उसको इतने अच्छे से इतने कंफर्ट जोन में कैसे रख रहे हैं। तो यहाँ पे एक शक का बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड है। ट्रंप और मदुरो में पहले से बातचीत हो चुकी थी। उन्होंने बोला कि हमारा देश हमसे नहीं संभल पा रहा है, आप आके हमें सीधा किडनैप करें। क्यों? क्योंकि किसी भी देश के राष्ट्रपति को इतने आसानी से मात्र 2 घंटे की ऑपरेशन में किडनैप करना कहीं से भी सही नहीं है। अपने चाहे क्वेश्चन है, हाँ, चाहे वो वेनेजुएला ही क्यों ना हो। वेनेजुएला तो बात की बात है, पाकिस्तान जैसे और उससे छोटे देश, पाकिस्तान का तो आर्मी उससे बड़ा है। लेकिन मैं बात करूं कि जो वेस्ट इंडीज़ हैं कंट्रीज़ या जैसे अलग अलग कैरेबियन आइलैंड्स हैं, वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी एक बार में ऐसे इतने जल्दी उठाना मुश्किल की बात है, बड़ी बात है। तो इतने जल्दी इतने बड़े लेवल पर ऑपरेशन कैसे हुआ और उन लोग के द्वारा कोई डिटरेंस क्यों नहीं किया गया। तो ये सब क्वेश्चन निकल के आ रहा है एक छोटे से एस्पेक्ट से, उनके कपड़ों से। और हमारी ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारी जनरेशन ने जो कपड़ा उनके द्वारा पहना गया था वो कपड़ा मतलब ख़त्म हो चुका है, स्टॉक से ख़त्म हो गया। नाइक का जैकेट था, वो इतने बड़े पैमाने पे सेल हुआ है बिना किसी एफर्ट के, उस कंपनी की इतनी बड़े पैमाने पे एडवर्टाइजमेंट हुई है कि वो जैकेट आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो ये एक बहुत अजीब एस्पेक्ट है। ये भी एक न्यूज़ का पार्ट है कि हमारी जो नई जनरेशन है, डिजिटल जनरेशन, वो मतलब कहा जाता है कि कभी कभी कहा जाता है कि प्रॉब्लम में भी एक आदमी सॉल्यूशन और एक हैप्पीनेस ढूंढ लेता है। तो इतनी बड़ी सोशल अनरेस्ट, इतने वाली जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट में भी एक बहुत बड़ा बिजनेस कैपिटल आदमी खोज लिया और वो कर ले गया, वो कंपनी बहुत पैसा कमा ली। और दूसरा जो हमारा न्यूज़ है वो है ग्रीनलैंड के खिलाफ, ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड पे काफ़ी समय से ऑलरेडी ट्रम्प के द्वारा कहा गया है कि ग्रीनलैंड के वासी जो चाहते हैं कि अमेरिका से उनका मिलन हो जाए और वो 51 या 52nd स्टेट बन जाए अमेरिका की। लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के जो रियल आवाज़ है वहाँ के सिटीजन के द्वारा, वो ऐसा आवाज़ नहीं सुनने को मिल रहा पूरे वर्ल्ड को। वो कह रहे हैं कि ये मात्र 5 से 10% लोगों का ही सोचना है और हम ये नहीं चाहेंगे कि हम अमेरिका में मिले, और अगर जो ऐसा होगा तो हम रेजिस्ट करेंगे। और मतलब ये सीधा अमेरिका का एक तरीके से जो मैंने बात किया था शुरू में, दादागिरी या हेजेमनी है कि वो दिखाना चाहते हैं पूरे विश्व में अभी के समय में कि मेरे पास सबसे ज़्यादा पावर है। और आप ट्रम्प की अगर जो स्पीचेस को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आज तक के इतिहास में इतना एरोगेंट प्रेसिडेंट अमेरिका ने कहीं भी नहीं देखा। भाषण पहले भी लोग देते थे, वहाँ के राष्ट्रपति पहले भी पावरफुल थे, लेकिन बिना किसी फ़िल्टर के, बिना किसी चीज़ों के, लाइक अ जोक, लाइक अ कॉमिक स्टाइल उन्होंने स्पीचेस में अपने दी। जैसे हमारे इंडिया को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि पीएम इज़ कॉलिंग मी, प्लीज़ पिक अप द कॉल, ऐसे वर्ड का यूज़ किया। आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू मीट यू। और उसके बाद उनसे क्या किया गया कि वी इग्नोर्ड इंडिया,
लेकिन जब चीज़ें निकल के आई तो ऐसे है ही नहीं। तो मतलब वो अपने आप को चमकाने के, अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, और अमेरिका जो एक उनके अंदर एक बहुत बड़ा एक रेस को लेके, वाइट रेस को लेके उनके दिमाग में एक बन चुका है कि अमेरिका इज़ ऑलवेज एट द टॉप, उसके कारण वो कुछ भी बोल रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। लेकिन शायद वो एक समय के लिए भूल गए कि वो लोग खुद वहाँ के निवासी नहीं हैं। इंग्लैंड से पहले लोगों ने वहाँ जो यूरोपियन कंट्रीज़ वहाँ उनके ऊपर भी राज करके गई हैं, और ये यूरोपियन रेसेस हैं और वो दूसरों को कहते हैं मतलब कि अगर हमारे जो यहाँ मैं से बात लोग करूँ बाहर कि निकल जाएं। जैसा अमृत सर ने कहा कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो जोड़ने वाली है कि यूएस इज़ अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। पूरे स्टेट में, हर एक स्टेट में अलग अलग विश्व के कोनों से आए हुए लोग बस के आज एक अमेरिका देश का निर्माण किया गया। और अमेरिका उसे कहा भी नहीं जाता, अमेरिका इसलिए हम उसे कह रहे हैं क्योंकि वो अपने आप में उसकी हेजेमनी दर्शाती है, क्योंकि उस पूरे कॉन्टिनेंट में वो सबसे पावरफुल कंट्री है। जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडिया एक देश है लेकिन हमारे नाम पे एक इंडियन ओशन है। ये इंडिया की सॉफ्ट पावर, ये इंडिया की जियोपॉलिटिक्स में पावर दिखाती है कि एक समय में और आज भी पूरे जियोपॉलिटिक्स में इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सेम सिनेरियो अमेरिका के साथ है, इसलिए यूएस ना बोल के हम अमेरिका हमेशा बोलते हैं। तो इसे हम आज भी आने वाले समय में काफ़ी सारे अलग अलग चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत अभी जियोपॉलिटिकल बहुत हाई अलर्ट पे है। मैं आपको बता दूं कि आज तक के इतिहास में कोल्ड वार, वर्ल्ड वार सबसे ज़्यादा हॉटेड टॉपिक अभी चल रही है, क्योंकि इतने ज़्यादा अलग अलग एंगल में चीज़ें चल रही है। चाइना तैयार है ताइवान पे हमला करने के लिए, इंडिया भी अपने एस्पेक्ट को लेकर रेडी है, क्योंकि इसकी पड़ोसी देशों में कुछ खासा अंतर नहीं आया है। वहाँ की गवर्नमेंट का एस्पेक्ट, वहाँ की गवर्नमेंट का स्पीचेस बहुत ज़्यादा रेडिकल है इंडिया के प्रति। फिर मैं बात करूँ कि आपको रशिया यूक्रेन पे कब्जा करने के लिए रेडी है। तो मतलब जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो जियोपॉलिटिकल को मूव कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा टेंशन का समय है। तो हम आने वाले समय में एक बड़े वीडियोज़ और आपको अपडेट करते रहेंगे सहयोग समाचार के माध्यम से। लास्ट न्यूज़ हमारा एक एडिटोरियल है, वो है सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग। सुप्रीम कोर्ट पे कुछ बोलने से पहले आदमी को पहले मैं सुप्रीम कोर्ट से और डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि मेरे बातों में कुछ गलती होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं उतनी जानकारी रखता नहीं हूँ। मैंने जो आर्टिकल पढ़ा और जितनी मेरी जानकारी है शब्दों की, उसमें मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने का। तो सुप्रीम कोर्ट आने वाले कई दशकों से जुडिशियल एक्टिविज़म से जुडिशियल ओवर रीच की तरफ जा रही है। जो कार्य पार्लियामेंट को करनी होती है वो कर रही है। कैसे? एक समय में दिल्ली में पटाखे पे बैन लगाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब हाल ही में अपने ही बैन पे उन्होंने एक लिबर्टी देते हुए ये कहा कि ग्रीन क्रैकर्स आर अलाउड। सेम चीज़ें उनको दिल्ली पॉल्यूशन को लेके की। ये कोई गलत बात नहीं है, सही बात मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन सर इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो रूल बनाने का कार्य होता है वो लेजिस्लेचर का होता है। जुडिशरी का काम केवल इतना होता है कि वो देखे कि वो रूल फॉलो हो रहे हैं या नहीं फॉलो हो रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सही से फॉलो कराए जा रहे हैं या नहीं कराए जा रहे हैं। लेकिन जुडिशरी क्या कर रही है, या हमारे लेजिस्लेचर का इसे फेलियर कह सकते हैं, इसे ये भी कह सकते हैं हमारे लेजिस्लेचर का ये फेलियर रहा है कि वो ऐसे मुद्दों पर ध्यान नहीं देता, या ये कहें कि जुडिशियल ओवर रीच हो रहा है। बाकी सर आप बाकी मतलब बेसिकली यही उसके जानकारी है कि मतलब जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारी जोड़ने वाली ये है कि जब हम देखेंगे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग बयान हैं या अलग अलग उसके वर्डिक्ट्स हैं, उसमें आप एक पैटर्न देखेंगे कि वो अपने ही वर्डिक्ट को बदल रही है आने वाले समय। जैसे पिछली बार उन्होंने अरावली के डिफिनेशन को मान लिया कि 100 मीटर से ऊपर की माउंटेन रेंजेस को या हिल को हम अरावली कहेंगे, जो कि ग्राउंड से है। तो जब ये क्लियर नहीं किया था सर, जो कि ग्राउंड से मतलब होता है कि ओशियन लेवल से नापते हैं। अगर ओशियन लेवल से उसे मेजर करते हैं अगर हम कि 100 मीटर कितना ऊपर आता है, क्योंकि ज्योग्राफी में बेसिक जो पैमाना होता है सी लेवल, तो सी लेवल ही होता है। उससे अगर नापते हैं तो जो अरावली हिल्स हैं उनका जो बेस है मात्र वही वहाँ तक 100 मीटर होता है। लेकिन वहाँ का क्या हुआ कि वहाँ इतना ज़्यादा उसमें कन्फ्लिक्ट था कि उसे कहाँ से मेज़र किया जाए, सी लेवल से होगा या जो माउंटेन्स हैं उनके ग्राउंड से होगा। और अगर हम उसे माउंटेन के ग्राउंड से रखते हैं तो कल को तो ये भी हो सकता है अगर कोई जो वहाँ की पीक है, जो चोटी है अरावली हिल की, अगर वो 90 मीटर है तो कुछ जो वहाँ के ठेकेदार हैं जिन्हें खनन करना है, जैसे वहाँ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, वो वहाँ पे क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल तरीके से वहाँ कुछ डंप कर देंगे 10 मीटर तक, फिर वो 100 मीटर के अंदर आ जाएगा। फिर इस तरीके से बहुत बड़ा करप्शन होगा। सेम से भी उनको बैन कर दिया गया अभी कि उन्होंने अपने डिसीजन को एक तरीके से क्या डोरमेंट कर दिया है। तो सेम चीज़ें आर्टिकल में राइटर के द्वारा पूछी जा रही है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लॉ मेकिंग
लॉ मतलब लॉ चेकर से लॉ मेकिंग की तरफ जा रही है। मतलब कानून में उन्हें देखना था कि संवैधानिक है या नहीं, या वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के किसी तरीके से वो खिलाफ तो नहीं जा रहा, और उससे वो आगे बढ़ के लॉ को बनाने लगी है। ये मैं सीधा सीधा कहूँगा कि उनके द्वारा स्टेटमेंट भी जो जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जब ये सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कानून बना नहीं रही, इसके कारण हमें बनाना पड़ा। ये सही है, लेकिन अपने ही चीज़ों को ज़्यादा बिना रिसर्च के, जैसे अरावली के डेफिनेशन पे अलग अलग जो अभी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, फिर उन्होंने उसको वापस लिया। तो ये चीज़ें क्या हो रही है कि इतना जो टाइम फ्रेगमेंट में, क्या पता ऐसे होता, क्या पता कि अरावली की जो डेफिनेशन अभी वापस ली गई वो कुछ और लेट हो जाता, तो काफ़ी सारे अलग अलग जितने भी माउंटेन्स हैं उसका यूज़ कर लिया जाता इलीगली। तो यही राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बिना मतलब और थ्रोली जांच करके, कमेटी बैठा के और सर्वे रिसर्च करके अपनी वर्डिक्ट को दे, तो शायद हमारे देश की जो जुडिशियरी है उस पे जो हमारा ट्रस्ट है वो और अच्छे से रहे और बढ़े। तो इसी न्यूज़ के साथ हम अपने सहयोग समाचार को यहीं विराम देते हैं। कल इसी एनर्जी के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।